नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 8 शुरू करेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स। सो व्हाई लोकल गवर्नमेंट्स? लोकल गवर्नमेंट्स हमें क्यों चाहिए, ये समझने के लिए इधर दो केस स्टडीज दिया हुआ है। एक है मध्य प्रदेश का, दूसरा तमिलनाडु का। दोनों ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये केस स्टडी के बाद आपको पता चल जाएगा लोकल गवर्नमेंट्स होने की वजह से उन विलेजेस का राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हुआ, उन विलेजेस में कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला केस स्टडी है गीता राठौड़ की। गीता राठौड़ बिलोंग्स टू जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। शी वॉज इलेक्टेड सरपंच इन 1995 फ्रॉम ए रिजर्व्ड सीट। तो 1995 में आज से सरपंच इलेक्ट हुई थी गीता राठौड़ फ्रॉम ए रिजर्व्ड सीट। अब ये रिजर्व्ड सीट मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन दिया जाता है एससीज एंड एसटीज के लिए, ठीक है। ये तो लोकसभा इलेक्शंस में भी होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी होता है, लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी होता है। वैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस में 50% वीमेन रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। ये सब हमने पहले डिस्कस किया था। तो इधर बोला है कि 1995 में गीता राठौड़ आज से सरपंच इलेक्ट होती है फ्रॉम ए रिजर्व्ड सीट। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में गीता राठौड़ एक जनरल सीट से इलेक्शन लड़ी। इस बार रिजर्वेशन से नहीं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ी। वो इलेक्शन भी गीता राठौड़ जीत गई। तो बेसिकली उस पंचायत के लोग गीता राठौड़ को रिवार्ड किया। मेरा कहने का मतलब है, देखिए कोई भी लीडर को अगर आप फिर से चुनोगे, इसका मतलब यह है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उस लीडर ने बहुत कुछ काम किया होगा, आप सैटिस्फाइड होंगे, तो फिर से उनको आप जिता दिए, है कि नहीं। नाउ गीता राठौड़ उन 5 साल में बेसिकली 1995 से लेकर 2000 तक उस विलेज के लिए काफी कुछ काम किए थे। जैसे कि उन्होंने उधर के वाटर टैंक्स को रिनोवेट करवाया, स्कूल बिल्डिंग बिल्ड करवाया, विलेज रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाया, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट फाइट किए, वीमेन के अगेंस्ट जो अट्रोसिटीज होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट किए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाया, अफोरेस्टेशन को एंकरेज किया, ठीक है, और वाटर मैनेजमेंट को भी उन्होंने अच्छी तरीके से करवाया। अब हम दूसरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी है ग्राम पंचायत ऑफ वेंगाईवासल विलेज, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अलॉट करते हैं 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। और ये जो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है वेंगाईवासल विलेज ग्राम पंचायत के अंदर आ रहा था, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कांचीपुरम को डायरेक्ट किया कि आपको यह काम करवाना है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कांचीपुरम ने प्रेसिडेंट ऑफ वेंगाईवासल ग्राम पंचायत को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और ये जो सेट लैंड है ये आपको इन 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलॉट करना है। बट प्रेसिडेंट एंड ग्राम पंचायत रिफ्यूज्ड टू पास सच एन ऑर्डर एंड द कलेक्टर इशूड एन ऑर्डर टू एक्वायर द लैंड। देखिए दोस्तों, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कांचीपुरम प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत को बोला कि आपको ये लैंड अलॉट करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, तो उन्होंने मना किया। क्योंकि देखिए उस ग्राम पंचायत के अंडर 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम इस तरह कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दे नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा एरिया है। इस एरिया में जो अथॉरिटी है वो हमारा है, आप नहीं हमें बोल सकते। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास तो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज का ऑर्डर था, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया ये लैंड एक्वायर करने के लिए। तो ग्राम पंचायत क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट में जाके एक रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, तो इसे आप रिट पिटीशन बोलते हो। तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट क्या करेंगे, आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू करते हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सेश्योरारी, ये सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस में। तो मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने कलेक्टर्स ऑर्डर को अपहेल्ड किया। बोला कलेक्टर का ऑर्डर सही है, इस तरह लैंड को एक्वायर करना चाहिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देना चाहिए। पंचायत ने क्या किया, सिंगल जज बेंच का जो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दिया एक डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच मतलब क्या होता है, जिस बेंच में एटलीस्ट 2 जजेस रहते हैं। तो डिवीजन बेंच ने क्या किया, सिंगल जज बेंच का ऑर्डर को रिवर्स किया। The judges held that the government order amounted to not only infringement of the powers of the panchayat but a gross violation of the constitutional status of panchayat। देखिए जजेस ने बोला ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देने का जो एक ग्राम पंचायत के अंडर आ रहा है ये गलत है। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑलरेडी दिया हुआ है, उनके पास कुछ पावर्स है। अगर आप उनके पावर्स को छीन रहे हो तो ये गलत है। उनके पास कुछ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये दो स्टोरी से आपको क्या पता चला दोस्तों? पहली स्टोरी से आपको ये पता चला लोकल गवर्नमेंट होने की वजह से उस विलेज में कितने डेवलपमेंट्स हुआ। दूसरी स्टोरी से आपको पता चला किस तरह लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स दिया हुआ है, उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है और किस तरह वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को एंड पावर्स को प्रोटेक्ट किया। तो ये दोनों स्टोरीज जो है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुका है देश भर में। वैसे लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1993। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल में है। लोकल गवर्नमेंट हमेशा आम लोगों के एकदम करीब रहते हैं दोस्तों। उनके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो सबको सोल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के पास ही वो पहुंचते हैं। लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, एक स्टेट गवर्नमेंट मतलब उनको पूरे स्टेट को संभालना होता है। एक एक विलेज में, एक एक रिमोट एरिया में क्या होता है जो स्टेट अथॉरिटीज को इतना आइडिया नहीं होगा। तो लोकल लेवल में अगर एक गवर्नमेंट है, उन्हें और अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि उन्हें लोकल नॉलेज है। लोकल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो उनको ही पता होगा। दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज दैट इट इज सो नियर द पीपल। लोगों के एकदम करीब है दोस्तों। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूंगा आपके एमएलए कहां रहते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक एमएलए होगा ना। अब उनका घर कहां पे है, उन्हें कैसे एक्सेस करना है, इस बारे में मैक्सिमम लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो इतना एक्सेसिबल नहीं है। उन्हें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालना है। पर अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके पंचायत के मेंबर कौन है या फिर सरपंच कौन है, उनका घर कहां पे है, उन तक कैसे एक्सेस करना है, तो ये ईजी होगा ना। तो आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो सब सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक्सेस कर सकते हो लोकल गवर्नमेंट्स को। गीता राठौड़ वाली स्टोरी में हमने देखा शी वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत। देखिए, उनकी प्रोएक्टिव रोल आज से सरपंच की वजह से उन्होंने उस ग्राम पंचायत में काफी डेवलपमेंट्स करवाया। वेंगेवासल विलेज में आपने क्या देखा, पंचायत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। वेंगायवासल विलेज के सरपंच एंड दूसरे जो मेंबर्स के एफर्ट्स की वजह से अभी भी वो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है पंचायत के पास है। सो लोकल गवर्नमेंट्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ही इफेक्टिव है। नाउ डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में 2 चीज बहुत जरूरी है, एक है पार्टिसिपेशन, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अब ये पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? मतलब देखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, इन्वॉल्व होना, सिटीजन्स को ऑर्गेनाइज करवाना और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाना। गीता राठौड़ की जो स्टोरी थी दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिटेड पार्टिसिपेशन। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अकाउंटेबल रहना। अगर आप सवाल पूछोगे आपको जवाब भी मिलना चाहिए, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वेंगेवासल विलेज ग्राम पंचायत का जो एफर्ट्स था अपने राइट्स को सिक्योर करने में, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ ए मिशन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सो इट इज एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट दैट कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग देयर लाइव्स, देयर नीड्स एंड अबव ऑल देयर डेवलपमेंट। मतलब लोकल गवर्नमेंट लेवल में कॉमन सिटीजन्स भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, जो इनके लाइफ से रिलेटेड है, नीड से रिलेटेड है, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपने ग्राम सभा के बारे में सुना होगा दोस्तों, साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा मीटिंग्स होते हैं। उसमें एक विलेज के जितने वोटर्स है वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस विलेज के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में उनका भी ओपिनियन सुना जाएगा। मतलब जितने वोटर्स है वो सारे पार्टिसिपेट करते ग्राम सभा में, इसका मतलब यह है सबका पार्टिसिपेशन है, डिसीजन मेकिंग में वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। वेराज स्टेट लेवल में या सेंट्रल लेवल में इस तरह आप पार्टिसिपेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। स्टेट लेवल में एमएलए से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन लेंगे आपके लिए। सेंट्रल लेवल में आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो डिसीजन लेंगे आपके लिए। पर लोकल गवर्नमेंट लेवल में आपके पास भी डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन है, आपका जो ओपिनियन है वो भी सुना जाए। वैसे देखा जाएगा तो एक डेमोक्रेसी में जितने भी टास्क है जो लोकली परफॉर्म किया जा सकता है वो लोकल पीपल को एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा पता है ना लोकल एरिया में क्या होना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके गांव में एक रोड बनवाना है। अब वो रोड कहां से होना चाहिए, कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करना चाहिए, किस तरह का रोड होना चाहिए,
ये सब आपको ज्यादा पता होगा ना। अगर स्टेट लेवल से कोई आएंगे या फिर सेंट्रल लेवल से कोई आएंगे, उनको आपके गांव का जो पूरा स्ट्रक्चर है, लोगों की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। तो एक डेमोक्रेसी में अगर ग्राउंड लेवल में चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से होना है तो लोकल गवर्नमेंट्स बहुत जरूरी है। तो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने का मतलब यह है दोस्तों, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हो। नाउ ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट किस तरह इवॉल्व हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत पहले से हमारे देश में सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एक्सिस्ट करते थे, उसे सभास बोलते थे। सभास मतलब विलेज असेंबलीज। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस विलेज बॉडीज टुक द शेप ऑफ पंचायत। तो धीरे धीरे ये जो विलेज बॉडीज है या फिर सभास है, ये पंचायत बन गए। पंचायत मतलब उस टाइम पर एन असेंबली ऑफ 5 पर्संस थे एंड दिस पंचायत रिसोल्व इश्यूज एट द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल में जितने इश्यूज होते थे उसे पंचायत सोल्व करते थे। और पंचायत में कितने मेंबर्स होते थे? 5 मेंबर्स। एंड देयर रोल एंड फंक्शंस केप्ट ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में ये पंचायत के जो रोल है, फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब चेंज होते गया। अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं तो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएट हुआ था 1882 के बाद। Lord Ripon, who was the Viceroy of India at that time, took the initiative in creating these bodies. तो इन local bodies को create करने में Lord Ripon ने initiative लिया था, जो उस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय थे। और ये local bodies को कहते थे local boards। पर due to slow progress in this regard, Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effective। देखिए वैसे 1882 के बाद local boards तो create हुए थे, पर उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं थे, ठीक से वो काम नहीं कर रहा था। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट को ये अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि लोकल बॉडीज को और इफेक्टिव बना देना चाहिए। बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ तो विलेज पंचायत एस्टैब्लिश हुए। काफी सारे प्रोविंसेस में विलेज पंचायत एस्टैब्लिश हुए और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तक। मेरा कहने का मतलब है 1935 तक इंडिया में जितने प्रोविंसेस थे ना, उन सभी में काफी सारे विलेज पंचायत एस्टैब्लिश हुए। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर महात्मा गांधी जी ने यह बोला था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। देखिए उस टाइम पे क्या था, जो वाइसरॉय थे उनके पास पूरे पावर्स थे, उनके नीचे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास इतने पावर्स नहीं थे। महात्मा गांधी जी का कहना यह था डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब जितने पावर्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ही बिलीव दैट स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत वाज ए मींस ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अगर इफेक्टिव तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो सबसे पहले विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन करना होगा, विलेज पंचायत को ज्यादा पावर्स देना होगा। ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। अगर कोई भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव सक्सेसफुल होना है तो उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता होगा ना उनके लिए क्या चाहिए। तो पंचायत को आप बोल सकते हो दोस्तों, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अगर डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंश्योर करना है तो विलेज पंचायत एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। Our national movement was concerned about the enormous concentration of powers in the hands of Governor General sitting at Delhi। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया, दिल्ली में जो गवर्नर जनरल बैठते थे उनके पास बहुत सारे पावर्स थे, सारे पावर उन्हीं के पास थे, उनके नीचे जितने थे उनके पास उतने पावर्स नहीं थे। तो हमारा नेशनल मूवमेंट के टाइम पर लीडर्स का डिमांड यही था दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर हो, एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के ऊपर हो, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना है? विलेज लेवल तक। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए असाइन किया था, बेसिकली स्टेट लिस्ट में डाल दिया था। एंड इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गवर्नमेंट के लिए कुछ डायरेक्टिव्स है, कुछ एडवाइसेस आप बोल सकते हो कि आपको ये सब करना है, ये सब करने से अच्छा होगा, वेलफेयर होगा, लोगों का वेलफेयर होगा, देश का वेलफेयर होगा, ये सब बोल के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव्स दिया है। आप गवर्नमेंट के पास अगर टाइम है, रिसोर्सेस है तो वो कर सकते हैं, पर अगर गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है वो करने के लिए, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डायरेक्टिव्स लिखा है वो इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेस की कमी है तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो कोई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल एंड प्राइमरली एडवाइजरी इन इट्स नेचर। फिर भी देखिए
सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, क्योंकि ये करने से अच्छा होगा। अब आपको ये लग रहा होगा सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता कि हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल में लोकल गवर्नमेंट्स होना चाहिए, उनके पास इतने इतने पावर्स होना चाहिए, तो काम इसी था ना। पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में डाल दिया। अब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ऊपर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डालने से वो काम होगा नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं। अगर गवर्नमेंट के पास टाइम है, रिसोर्सेस है, उनका मन है, तभी वो होगा ना। तो इसका मतलब यह है सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली वो बात के लिए रखा है कि नहीं। इसका रीजंस था दोस्तों, दो रीजंस है। फर्स्टली, द turmoil ड्यू टू पार्टीशन रिजल्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी टाइम पे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था। अब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में क्या हुआ था आप सबको पता है। So Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to unity and integration of the nation। देखिए, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, स्पेशली नेहरू जी को यह लगा हमारी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को मेंटेन करना जरूरी है। अगर रीजनल लेवल में या फिर लोकल लेवल में ज्यादा पावर्स देंगे या फिर ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे, ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज किया, स्टेट को पावर्स दिया ना, इसके अलावा स्टेट्स के अंदर और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल में भी पावर्स देंगे, तो एक्सट्रीम लोकलिज्म होने का चांस है। मतलब आज से कंट्री सोचने के बगैर वो अपना लोकल एरिया के बारे में सोचेंगे। देखिए, पार्टीशन के बाद हमारे लिए सबसे जरूरी था हमारे देश का अखंडता को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। तो उसके लिए ऑलरेडी जो डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था वही काफी है, ऐसे डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। सेकेंडली, डॉक्टर B.R. अंबेडकर felt that faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at the rural level। देखिए, उस टाइम पे जो कंडीशन था और अभी जो कंडीशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली हमारा जो कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस हुआ है ये बात आपको पता है। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर, अवर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनको ये लगा, देखिए सोसाइटी में ऑलरेडी कास्ट रिडन नेचर है। जो हायर कास्ट है उनका थोड़ा ज्यादा वैल्यू है और लोअर कास्ट है उनका कम वैल्यू है। मैं तब की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त अगर ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, मतलब विलेज लेवल में अगर ज्यादा पावर्स देंगे, विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करेंगे और उनको ज्यादा पावर्स देंगे, तो जो एक्चुअल पर्पस है हमारा लोकल गवर्नमेंट से वो नहीं होगा। जो हाई कास्ट वाले हैं वो हमेशा डोमिनेट करेंगे लो कास्ट के ऊपर। देखिए, देश के लिए सारे सिटीजन इक्वल है, पर उस वक्त कास्ट रिडन नेचर था रूरल सोसाइटी का, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना एक सही आइडिया नहीं होगा। इस तरह डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने भी बोला। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस, बट एट द सेम टाइम नोबडी डिनाइड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्लानिंग। देखिए, भले कॉन्स्टिट्यूशन में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को, फिर भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को ये पता था कि विलेज पंचायत बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में। पर एट द सेम टाइम उनको कंसर्न्स भी थे दोस्तों, फैक्शनलिज्म के ऊपर एंड मेनी अदर इल्स प्रेजेंट इन द विलेजेस। जो प्रॉब्लम मैंने आपको इधर बताया, ये सारे कंसर्न्स सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को भी थे। फैक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग फैक्शंस में बढ़ जाना। कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं होने का रीजन उस टाइम के कंडीशंस था। उस टाइम के जो कंडीशंस है, अभी के जो कंडीशंस है, उसमें काफी फर्क हुआ है। तो उस टाइम विलेज लेवल में डिसेंट्रलाइजेशन करना एक सही आइडिया नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। रीजंस क्या क्या मैंने आपको इधर बता दिया। नाउ, लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स को एक्चुअली पावर मिल गया थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। ये मैंने आपको पहले बताया। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले और कुछ बताना था दोस्तों। सम एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। देखिए, 1950s में ही काफी सारे एफर्ट्स हुआ था लोकल गवर्नमेंट बॉडीज डेवलप करने के लिए। फर्स्ट इन लाइन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 which sought to promote people's participation in local development in a range of activities। देखिए, लोकल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन
इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। एंड इन दिस बैकग्राउंड 3-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में एक 3-tier पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, इस तरह एक रिकमेंडेशन भी हुआ था। सम स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र adopted the system of elected local bodies in 1960। तो ये जो 3-tier पंचायती राज सिस्टम गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने अडोप्ट किया 1960s में। मतलब उधर 3-tier पंचायती राज सिस्टम हो, 3-tier मतलब समझ रहे हो आप, विलेज लेवल एंड ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल में पंचायत होगा जैसे कि अभी है, ठीक है। तो इन 1960s में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने ये अडोप्ट किया। बट इन मेनी स्टेट्स दिस लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनफ पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए 3-tier पंचायत सिस्टम होने से पूरा नहीं हुआ, उनके पास पावर्स भी तो होना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब है ये जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी 3-tier पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था कई सारे स्टेट्स में, पर उनके पास कुछ फिनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं था। जब आपके पास पैसे नहीं है, जब आपके पास पावर्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो भले 3-tier पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश हुए थे काफी सारे स्टेट्स में, पर उनके पास कोई पावर्स नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे। वो हमेशा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए। और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह भी सोचा कि इस तरह इलेक्टेड लोकल बॉडीज होने का कोई जरूरत नहीं है। एंड इन मेनी इंस्टेंसेस लोकल बॉडीज वर डिसोल्व्ड एंड द लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कई सारे स्टेट्स में यह भी हुआ था दोस्तों, इलेक्टेड लोकल बॉडीज को डिसोल्व करके उस लोकल गवर्नमेंट का पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे दिया। एंड मेनी स्टेट्स हैड इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू मोस्ट लोकल बॉडीज। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, मतलब कोई वोट नहीं करेगा, ऐसे ही गवर्नमेंट के जो नॉमिनीज है वो लोकल गवर्नमेंट्स में बैठते थे। एंड इन मेनी स्टेट्स इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज वेर पोस्टपोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम से इलेक्शंस भी नहीं हो रहा था। तो कुल मिला के कहने का मतलब है पूरा कैओस चल रहा था। भले 3-tier पंचायती राज सिस्टम काफी सारे स्टेट्स में एस्टैब्लिश हुआ, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि एक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बस चल रहा था। फिर 1987 में एक रिव्यू हुआ दोस्तों कि किस तरह लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करना चाहिए। 1989 में पीके तुंगोन कमेटी रिकमेंड किया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना जरूरी है, तब जाके ये जो हमारा प्लान है डिसेंट्रलाइजेशन का वो होगा। एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस and enlistment of appropriate functions to them along with funds was recommended। तो पीके तुंगोन कमेटी ने क्या किया, उन्होंने बोला लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पीरियोडिक इलेक्शंस होना चाहिए, उनके क्या क्या फंक्शंस है ये प्रॉपर तरीके से लिस्ट होना चाहिए, उनके पास क्या क्या फंड्स आना चाहिए वो भी लिखना चाहिए, और इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, ये रिकमेंड किया ये 1989 में पीके तुंगोन कमेटी। तो ये रिकमेंडेशंस के बाद 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किया, वो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट्स के बारे में इन डिटेल हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।